दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। कल कमेंट्स बॉक्स में किसी अभ्यर्थी ने प्रश्न किया कि जैसे हमने पिछली क्लास में आधे सह को लेकर के, सह हलंत को लेकर के जो हमारा उच्चारण दोष होता था उस पर चर्चा करी थी। तो उसी क्लास को देखकर किसी अभ्यर्थी ने ये प्रश्न किया कि सर हमारे सामने कई बार ऐसी स्थिति भी आती है कि हम यह और ए को लेकर के बड़े असमंजस की स्थिति में होते हैं कि शब्द के अंत में यह आएगा या ए आएगा। याद रखिए दोस्तों, जब भी कभी हमारे सामने ये स्थिति आती है तो उसके लिए आप एक बात बिल्कुल ध्यान रखें कि ये समस्या हमारे सामने तब आती है जब हम उस अमुक शब्द का हम बहुवचन बनाते हैं, तब ऐसा होता है। बहुवचन बनाने पर ऐसा चेंज क्यों आता है और कहाँ आता है, उसके लिए बिल्कुल तार्किक ढंग से आप इस बात को समझ लें कि जब भी कभी आपका कोई क्रियापद होगा, कोई भी क्रियापद होगा, तो उस क्रियापद के अंत में इस ढंग का परिवर्तन आता है कि यह का ए हो जाए या फिर यह का ई हो जाए। ए तब होगा जब हम उसका बहुवचन बनाएं, हम सिंगुलर से उसको प्लूरल करेंगे तो फिर ए हो जाएगा। यदि हम उसका जेंडर चेंज करते हैं उस क्रिया का, तो उसमें अंत में क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। लेकिन यदि अगर कोई संज्ञा पद है या कोई विशेषण पद है तो उसमें इस तरह का बदलाव नहीं आता है। आप समझिए, बहुत अच्छा लगा कि जब इस तरह का ये प्रश्न किया गया, तो जब ऐसी समस्यात्मक चीज आप मुझे देते हैं तो निश्चित रूप से मैं उन चीजों को लेकर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। और मुझे अच्छा भी लगता है कि आप इस ढंग से आप प्रश्न किया करें, कमेंट्स बॉक्स में कोई ना कोई आप समस्यात्मक चीज मुझे दें और उसका सुझाव मुझसे जितना हो सकेगा उससे संबंधित जो हल होगा मैं आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा वो प्रश्न मेरे सामने आया था उसी के उत्तर के रूप में हम ये बात करते हैं कि जब भी कोई क्रियापद होगा, क्या होगा, क्रियापद, तो क्रियापद के अंत में यदि अगर यह होता है, क्रियापद के अंत में यदि यह होता है तो उसका बहुवचन बनाने पर क्या हो जाएगा, ए। और यदि अगर उसका जेंडर हम चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ई। किस में होगा ऐसा, खाली क्रियापद में। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रख लें, दो कॉलम में बात कर रहा हूं मैं। यदि अगर कोई हमारी संज्ञा, कोई संज्ञा है या फिर कोई विशेषण है, संज्ञा है या कोई विशेषण है, तो उस स्थिति में उसका बहुवचन बनाने पर वो यही रहेगा, यह रहेगा। और जब यह का हम बहुवचन बनाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उसके ऊपर मात्रा लग जाएगी, ये हो जाएगा। और यदि अगर आप उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उसके ऊपर मात्रा लग जाएगी और ये उसका उच्चारण हम क्या करेंगे, ये। उदाहरण के रूप में आप समझिए, जैसे आपका क्रियापद क्या है, आया, क्रियापद है आया। अब आया का आपको बहुवचन बनाना है तो 100% आपको आया का बहुवचन बनाने के लिए क्या करना होगा, आए। यदि अगर आपको इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या हो जाएगा, आई। तो क्या हो जाएगा, आई। इसी तरीके से गया, गया का हम बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गए। स्त्रीलिंग हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गई। अब हम कर दें नहाया, नहाया सिंगुलर है, ये ध्यान रखना, ये सभी एक वचन में आ रहे हैं। ये जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, नहाए। और यदि अगर ई करेंगे हम स्त्रीलिंग तो वहां पे क्या हो जाएगा, नहाई। यहां याद रख लीजिए, ऐसी स्थिति हमारी किस में होगी, सिर्फ क्रियापद के अंत में। आया का आए, गया का गए, नहाया का नहाए, पाया का पाए। तो इस स्थिति में आप याद रखें कि जब भी कभी आपके पास में क्रिया शब्द होगा और क्रिया शब्द में जब वो यह रहेगा सिंगुलर में, मतलब एक वचन में, यह भी हो सकता है और या भी हो सकता है, लेकिन जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे, आया एक वचन है, आए बहुवचन है, आई स्त्रीलिंग है, गया एक वचन है, गए बहुवचन है, गई स्त्रीलिंग है, नहाया एक वचन है, नहाए बहुवचन है और नहाई स्त्रीलिंग है। मैं उस नदी पर जाकर नहाया, यहां
सिंगुलर की बात चल रही है। हम सभी वहां नदी पर जाकर नहाए, तो वहां पे क्या है, बहुवचन में हो गया। मैं वहां नहाई, तो नहाई यहां पे किसके लिए आ रहा है, स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है। तो विशेष तौर पर आप इस बात को याद रख लें कि जब भी कभी क्रियापद होगा तो ये बदलाव ये से ए उसी स्थिति में आता है क्रिया शब्दों में। यदि अगर हमारा आ जाता है संज्ञा या विशेषण, तो संज्ञा और विशेषण में इस ढंग का परिवर्तन नहीं आएगा, वहां हमें सिर्फ मात्रा ही लगानी होगी। जैसे शब्द है हमारा रुपया, अब रुपया आपका संज्ञा है, रुपया क्या है यहाँ पे, संज्ञा। और रुपया का जब आप बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, रुपये। स्त्रीलिंग का यहां चक्कर नहीं है इसमें कोई, इसका स्त्रीलिंग हम बनाना नहीं सकते हैं। तो जब आप यहां बनाएंगे तो रुपया से क्या हो जाएगा, रुपए। अब आप यहां ध्यान दीजिए, जैसे शब्द क्या है, गाय, शब्द क्या है, गाय। अब इस गाय का हमें बहुवचन बनाना है, इस गाय का हमें बहुवचन बनाना है, तो फिर क्या होगा, गायें, ये इसका बहुवचन बनेगा। यहां इसके अंत में यदि अगर हमने ए लगा दिया तो यहां तो अर्थ ही बदल जाएगा बिल्कुल। देखो कैसे, जैसे मैं कहता हूं कि यदि मैं अपने मित्र से कहता हूं, हालांकि तू शब्द बोलना जो होता है, तू सर्वनाम का प्रयोग दो स्थिति में किया जाता है। या तो जहां कहीं हमारा किसी से बहुत ज्यादा घनिष्ठता होगी तो हम वहां तू सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, या फिर दूसरी स्थिति होती है जब हमें किसी का अपमान करना होता है, तो उस स्थिति में हम तू का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा अगर आत्मीय लगाव है, हृदय से लगाव है, तो वहां पे भी हम तू का, यहां तक कि हम माँ को भी तू कह के बोलते हैं, पिता से नहीं कहते। इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि पिता से हमारी दुश्मनी है और माता से हमारा बिल्कुल स्नेह और वात्सल्य का भाव है, लेकिन माँ संतान के जितना नजदीक होती है, तो आमतौर पर माँ को ऐसा संबोधित करके कहा जाता है। कई बार क्लास में बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चों से जब बात होती है तो कहते हैं कि सर तू बोलना तो बड़ा गंदा होता है, हम तो नहीं बोलते हैं, मम्मी से तू बोलते हैं। तो अब इसका मतलब ये भी नहीं निकलता है कि मम्मी से तू नहीं बोलते तो उनका मम्मी से प्रेम नहीं है, लेकिन तू शब्द दो ही स्थिति में कहा। यहाँ तक कि हम प्रार्थना में भी हम करते हैं, हम ईश्वर को भी तू कह के संबोधित करते हैं, तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तो हम परमात्मा से भी तू कह करके बोल देते हैं। यहीं पे हम बात करते हैं, जैसे ये क्रिया है, ये है गा, ये क्रिया है गा। यहां पे हम विशेषण की बात नहीं करते हैं। आप यहां गा को यहां लेके आइए, गा ये क्रिया है, तू गाना गा, तो यहां गा क्या है, क्रिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सम्मानजनक तरीके से इस वाक्य को बोलता हूं, आप गाना गाएं, आप गाना गाएं, तो गाएं का मतलब क्रिया के रूप में है। और यदि ये गाएं जो हैं, ये गाएं, ये किसके लिए आ रहा है, हमारा संज्ञा पद है, ये क्रियापद है, तो यहां पे ये क्या हो गया, गाएं, कि आप गाना गाएं, तू गाना गा। यहां क्रिया क्या है, गाय, खेत में गाय चर रही है, खेत में गायें घुस गई। तो यहां इस स्थिति में जब भी कभी आपका कोई संज्ञा या विशेषण पद होगा तो उसके अंत में इस तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। और जब आपका क्रियापद होगा तो क्रियापद के अंत में ये य में बदलाव इस ढंग से आ जाता है, उसका अंतिम वहां पे स्वर के रूप में दिखाई पड़ती है। वो यहाँ पे स्वर नहीं होता है, स्वर का यदि अगर हम देखें तो यहाँ पे एकारांत है, ए है अंत में, स्वर तो दिखाई देगा व्यंजन में डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे कोई व्यंजन नहीं होता, ये स्वर सहित, व्यंजन सहित स्वर होता है यहाँ, लेकिन यहाँ अंत में खाली क्या दिखाई पड़ता है, स्वर दिखाई पड़ता है। क्रियापदों के अंत में बहुवचन और स्त्रीलिंग बनाते वक्त या फिर सम्मान देने की स्थिति में, उस स्थिति में भी यहाँ रुपया से रुपये, गाय से गए, दोनों संज्ञा है। यहाँ नया, अब नया है विशेषण है, नया क्या है, विशेषण, और नया का जब आप करेंगे तो विशेषण आपका क्या बनेगा, नए। यदि आपको स्त्रीलिंग बनाना है तो आपका स्त्रीलिंग क्या बनेगा, नई। अब आप ध्यान दे लेना, बहुत सारी जगह पे नए इस तरीके से भी लिख दिया जाता है और नई
इस तरीके से भी लिख दिया जाता है, जो कि गलत है, लेकिन प्रचलन में उसको बहुत जगह पे किया हुआ है। और भाषा की यदि अगर हम शुद्धता की बात करें तो बात यही ठीक है। आप देखेंगे कि जहां कहीं काल विभाजन की बात करी गई थी तो नई कविता जहां लिखा हुआ है तो नई कविता इसी तरह से लिखा गया है, नई कविता, नई कविता। हम इसकी जगह ये अगर करते हैं तो ये अटपटा भी लगता है, नहीं है ये सही। तो याद रख लीजिए, जब भी कभी आपका विशेषण या फिर संज्ञा पद होगा तो उनके अंत में इस तरह का बदलाव नहीं आएगा। उनका स्त्रीलिंग और बहुवचन बनाने के लिए अंतिम य के ऊपर मात्रा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब भी क्रियापद होगा तो क्रियापद के अंत में जब यह आएगा तो उनका बहुवचन और स्त्रीलिंग बनाते वक्त या तो ए का प्रयोग करेंगे या हम ई का प्रयोग करेंगे, यही स्थिति उन दोनों में रहेगी। तो ये मतलब यहाँ तक ये बात तो हमारी हो जाती है इससे संबंधित कि हम यह का प्रयोग करें या हम ए का प्रयोग करें। एक बात और याद रख लीजिए, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों से हमारी पूरी भाषा टिकी हुई है कि हमें कैसे सही लिखना चाहिए, कैसे हमें गलत लिखना चाहिए। कई बार बच्चे या फिर बहुत से लोग इस तरह की बात कह देते हैं कि एक बिंदी से क्या फर्क पड़ गया, एक बिंदी हमने नहीं लगाई तो उससे क्या हो गया। लेकिन समझने की बात यह है कि एक बिंदी लगाने मात्र से या ना लगाने मात्र से हमारा पूरा काल चेंज हो जाता है, टेंस चेंज हो जाता है। जैसे मैं ये कहता हूं कि आप हमारे घर आए, आप हमारे घर आए, इट्स पास्ट, ये भूतकाल की बात है। भूतकाल में भी हम करें तो सामान्य भूतकाल, कौन सा भूतकाल, भूतकाल 6 भेद होते हैं। यहाँ हमारे काल जब हम पढ़ते हैं हिंदी में, हम जब भूतकाल पढ़ते हैं तो 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, हेतु हेतुमत भूतकाल। तो यहाँ हमारा जो है ये सामान्य भूतकाल है। बात की आप हमारे घर आए मतलब आ चुके, ये पास्ट की बात है। और सेंटेंस एक बिंदी लगा देने मात्र से आप हमारे घर आए, यहां पे क्या दिया जा रहा है, इनविटेशन दिया जा रहा है कि आप हमारे घर आए। यहां एक मात्र ये चंद्र बिंदु लगा देने से पूरा टेंस भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मित्रों आप ये याद रखिए कि जब भी हमारी भाषा की हम अगर शुद्धता की बात करते हैं, भाषा की शुद्धता की हम बात करते हैं तो उसमें आप याद रखिए कि एक एक चीज का अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कहाँ हमें अल्प विराम लगाना है, कहाँ हमें अर्ध विराम लगाना है, कहाँ हमें पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ अनुस्वार लगाना है, कहाँ अनुनासिक लगाना है, इन तमाम बातों के बारे में हमारी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम बिल्कुल बात को हम ठीक से लिख सकेंगे। तो मित्र मैं उम्मीद करता हूं कि जो प्रश्न आपने मेरे सामने रखा, कहीं मैं उसका जवाब देने का मैंने प्रयास किया है और अब तक जो मैंने अर्जित किया या जो मैंने जानने का प्रयास किया तो उस आधार पर ही मैंने यह उत्तर दिया है। कहीं लिखित रूप में मुझे यह मेरे सामने नहीं आया था, लेकिन हम जब ये देखते हैं कि ये हो कहाँ कहाँ रहा है तो उस स्थिति में ये बात निकल करके सामने आती है। दूसरी बात आप ये भी याद रख लें कि कभी भी हम इस बात को नहीं माने कि हमारी भाषा जो है वो व्याकरण के आधार पर चलती है, नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। माने आप इस ढंग से कि भाषा के अकॉर्डिंग व्याकरण चलता है। इसको कैसे हम समझें इस बात को कि आप ये समझिए कि भाषा बहुत पहले बोली जाती रही है और उस भाषा के आधार पर व्याकरण के नियम तैयार किए गए। आप सोच के देखिए कि एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है या शुरुआत में, तो मुझे ये बताइए कि क्या वो पहले व्याकरण सीखता है? नहीं, पहले वो बोलना सीखता है, पहले वो भाषा को सीखता है और व्याकरण जैसे कंसेप्ट तो उसे बाद में सिखाए जाते हैं। तो व्याकरण का जन्म भी कुछ इसी ढंग से हुआ था कि शिष्ट जनों के द्वारा जो भाषा बोली जाती थी, जो भाषा प्रचलन में थी विद्वानों के द्वारा, तो उनकी उस भाषा को देख करके कुछ नियम तय कर लिए गए कि इस ढंग से यह आमतौर पर प्राय ऐसा बोला जाता है, प्राय इस ढंग से परिवर्तन आते हैं।
तो उन शिष्टजनों की भाषा को देख करके व्याकरण तैयार किया गया। तो कहीं भी कोई नियम अपने आप में इतनी कठोरता और इतनी दृढ़ता लिए हुए नहीं है कि हम बड़े भ्रम में आ जाते हैं, उस किताब में ऐसा लिखा था, उसमें ऐसा लिखा था, उसमें ऐसा लिखा था। माना कि परीक्षा की दृष्टि में जो एग्जाम कमेटी होती है वो कहीं ना कहीं कोई एक आधार पकड़ लेती है और उसके आधार पर करती है। तो हमें उस परीक्षा के आधार पर तो जिस ढंग का प्रचलन चल रहा है हमें उसके ऊपर करना चाहिए। लेकिन यदि वाकई आप हिंदी की सेवा में रत हैं या कहीं आप अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं तो आप जाइए सीधे तर्कों पर और तर्क के आधार पर आप चलिए और उसी पे हम हमारी समस्याओं का हल भी पा सकेंगे। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी ढंग के प्रश्न आप कमेंट्स बॉक्स में आप देते रहेंगे और मैं उनका समाधान लेकर के आपके सामने आने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली किसी क्लास में और किसी नई समस्या के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।